कार्बन साइकिलिंग इन ओशन। आज इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे बहुत ही इजी वे में, एक कहानी के फॉर्म में। कार्बो इन ओशन हमारी कहानी का टाइटल है। कार्बो इन ओशन। कौन है कार्बो? कार्बो एक छोटा सा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है जिसे हवा में उड़ना, हवा में तैरना, बदमाशी करना सब पसंद है। एक बार उसके फ्रेंड्स ने उससे बोला, दोस्त मुझे पता है ये जो ओशन है, ओशन बहुत ही जादुई जगह है। यहाँ पे बहुत ही विचित्र प्रकार के, बहुत ही स्ट्रेंज क्रीचर्स मिलते हैं। ये बात सुन के ओशन एडवेंचर पे जाने के लिए हमारे कार्बो का बहुत मन किया, तो वो निकल पड़ा अपने इस एडवेंचर पे। उसने कुछ नहीं सोचा और उसने लगा ली डुबकी। जब उसने डुबकी लगाई तो उसे मालूम नहीं था डुबकी लगाने के बाद उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसे पानी में डिजॉल्व होना पड़ेगा। तो अब वो जो कार्बन था, जो एयर में था, फ्री फ्लोटिंग था, फिर वो डिफ्यूज हुआ, पानी में आया, पानी में वो बन गया डिजॉल्व इनऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, उसका रूप चेंज हो गया। तो उसके जो एडवेंचर की शुरुआत है वो पहली डिप से ही चालू हो गई। उसे बहुत मज़ा आ रहा था कार्बो को। अब जब कार्बो पानी में पहुंचा और जब उसका रूप चेंज हो गया और वो इधर उधर घूम रहा था, तो उसका सामना हुआ एक फाइटोप्लैंक्टन से। जी हाँ, फाइटोप्लैंक्टन से। क्या होता है ये फाइटोप्लैंक्टन? फाइटोप्लैंक्टन कुछ नहीं होता, ये समुद्र में रहने वाले माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और अन्य न्यूट्रिएंट्स की मदद से अपने फूड का निर्माण करते हैं। तो जब कार्बो मिला इस फाइटोप्लैंक्टन से, दोनों ने एक दूसरे को बोला हेलो। तो फिर जो हमारा फाइटोप्लैंक्टन है उसने कार्बो से बोला कि कार्बो आई नीड यू टू ग्रो। तो कार्बो ने बोला श्योर फ्रेंड, डेफिनेटली। तो हमारे फाइटोप्लैंक्टन ने अपने अंदर ले लिया। किसे ले लिया? कार्बो को। इस प्रोसेस को कहा गया फोटोसिंथेसिस। कार्बो को फाइटोप्लैंक्टन का हिस्सा बनके बहुत अच्छा लग रहा था। कार्बो ने फाइटोप्लैंक्टन की मदद की उसे ग्रो करने में, उसे डेवलप होने में। और यहीं से शुरुआत हो गई। कहाँ से? जहाँ से फाइटोप्लैंक्टन ने डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लिया और उसको यूज़ किया अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। यहाँ से हमारा एक्टिवेट हो गया है बायोलॉजिकल पंप। जी हाँ, बायोलॉजिकल पंप। सब कुछ अच्छा चल रहा था कार्बो के जीवन में और फाइटो के जीवन में। एक दिन एक दूसरा किरदार आता है हमारी कहानी में जिसका नाम है जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को हम कहेंगे जोई। जोई फाइटोप्लैंक्टन के पास आता है और कहता है, दोस्त मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। फाइटोप्लैंक्टन बोलता है बिल्कुल खाइए, क्योंकि हम दोनों मरीन फूड चेन का हिस्सा है। अगर आप मुझे नहीं खाएंगे जोई भैया, तो फूड चेन कैसे चलेगी? तो जोई ने फाइटो को खा लिया। और जब फाइटो को जोई ने खाया तो जो हमारा कार्बो था फाइटो के अंदर जो मौजूद था, वो जोई की बॉडी का पार्ट बन गया। इस तरह से जो फूड चेन है, मरीन फूड चेन या जिसे फूड वेब भी कहते हैं, उसमें ऊपर 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 के लेवल पे हमारा कार्बो चढ़ता जा रहा था। ध्यान रखिएगा, हमारा जो ये कार्बो है, जो कि एक नन्हा सा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, जिसका घर था एटमॉस्फेयर में, खुली हवा में, वो खुली हवा में से डुबकी लगा के डिफ्यूज होकर सरफेस पे आया। ओशन के सरफेस पे आने के बाद उसका केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो पानी में डिज़ोल्व हो गया। और जब वो पानी में डिज़ोल्व हो गया तो उसे फाइटोप्लैंक्टन ने यूज़ कर लिया फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। और उसके बाद से हमारा कार्बो इस
फाइटोप्लैंक्टन का, जिसका हमने नाम रखा है फाइटो, का हिस्सा बन गया। जब इस फाइटो को फूड चेन के अंदर जू प्लैंक्टन, जिसका नाम है जोई, ने कंज्यूम किया, तो जो हमारा कार्बो है वो फाइटोप्लैंक्टन को छोड़ के जोई की बॉडी का हिस्सा बन गया। और इसी तरह हमारा बायोलॉजिकल कार्बन पंप एक्टिवेट हो गया। और मरीन फूड वेब में हमारा कार्बो एक लेवल ऊपर ऐसे लेवल चढ़ता गया। और जब वो लेवल चढ़ता गया तो हमारा कार्बो ऑर्गेनिक टिश्यू का पार्ट बनता गया। मरीन स्नो, ये क्या होता है मरीन स्नो? हमने तो पहाड़ों के ऊपर या साउथ पोल और नॉर्थ पोल के ऊपर ही स्नो का सुना था। समुद्र में भी स्नो होती है। जी हाँ, ये स्नो होती है, पर अलग टाइप की स्नो होती है। जब कोई भी फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, कोई भी मरीन फूड वेब का अन्य प्राणी, छोटी मछली, बड़ी मछली, जब मरता है या वो अपना वेस्ट, वो अपना एक्सक्रीटा पानी में छोड़ते हैं, तो वो जो एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो छोटे छोटे क्लम्प्स बना लेता है, छोटे छोटे गुच्छे बना लेता है। इस गुच्छे को, इस एग्रीगेट ऑर्गेनिक मैटर को ही मरीन स्नो कहा जाता है। और ये मरीन स्नो बड़ा होता जाता है, भारी होता जाता है, और धीरे 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 डीप ओशन की तरफ, डार्कनेस की तरफ, ओशन के बॉटम की तरफ सिंक होता जाता है। तो ये मरीन स्नो का बनना, छोटे छोटे पार्टिकल्स का इकट्ठा होना, इकट्ठा होके मरीन स्नो को बनाना, और उस मरीन स्नो का नीचे की तरह ड्रिफ्ट होना ओशन फ्लोर की तरफ, ये बायोलॉजिकल कार्बन पंप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। और ये जो जर्नी है इसकी, कार्बो की जर्नी, उसने कैसे शुरू की थी? उसने अपनी छलांग से की थी। जो छलांग लगाई थी उसने हवा से पानी के अंदर, वहां से होता 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 कार्बो डीप ओशन तक पहुंच जाता है। इस तरीके से इस कार्बो का सीक्वेस्ट्रेशन हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है कार्बन। कहाँ पर? ओशन के फ्लोर में, ओशन की गहराइयों में। अच्छा, ओशन की गहराइयों में पहुंचने के बाद क्या होता है, क्या घटना घटती है, देखते हैं। डीप डार्क ओशन के अंदर छोटे छोटे क्रीचर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिन्हें डीकम्पोजर्स कहते हैं। डीकम्पोजर, इनका काम होता है ये जो मरीन स्नो बनी, इस मरीन स्नो को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करना। मरीन स्नो को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करना। कौन करता है ये ब्रेक डाउन? ये ब्रेक डाउन करते हैं डीकम्पोजर्स, जो कि होते हैं टाइनी क्रीचर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इस प्रकार से जो कार्बो ऑर्गेनिक टिश्यू में कन्वर्ट हो गया था, वो अब फिर से डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा रीमिनरलाइज हो जाता है। रीमिनरलाइज होने का मतलब है ऑर्गेनिक टिश्यू से निकलकर अब वो वापस पानी में डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में आ जाता है, जैसा कि वो शुरू में था जब उसने अपनी डिप लगाई थी। ये जो हमारा कार्बो था ये रीमिनरलाइज हो गया, पर इसका दूसरा भी फेट हो सकता था। इसका फेट ये हो सकता था कि ये रीमिनरलाइज नहीं होता और सेडिमेंट बना था। जी हाँ, सेडिमेंट बना था। ये सेडिमेंट क्या होते हैं? कुछ टाइनी क्रीचर्स होते हैं जो कार्बो को यूज करते हैं, मतलब कार्बो का मतलब है कार्बन को यूज करते हैं अपना एक्सोस्केलेटन बना के। ओहो, एक्सोस्केलेटन बड़ा सा टफ सा वर्ड आ गया है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर स्केलेटन होता है ना, हड्डी का ढांचा, वो हमारे शरीर के अंदर होता है। पर कुछ ऐसे मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये हड्डी का ढांचा अपने शरीर के बाहर की ओर निर्माण करते हैं।
इसलिए वर्ड यूज होता है एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन का निर्माण करते हैं। ये एक्सोस्केलेटन कार्बोनेट्स से बना हुआ होता है, और ये जो कार्बोनेट्स है इनकी प्राप्ति ये टाइनी क्रीचर्स कहाँ से करते हैं? पानी में से, जो डिजोल्व कार्बन होता है उसमें से। तो जो ये टाइनी क्रीचर्स हैं जिनका शौक होता है ये बनाने का, एक्सोस्केलेटन्स बनाने का, ये जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये पानी के बॉटम में सिंक कर जाते हैं, और जब ये सिंक कर जाते हैं तो ये डूबते 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 ओशन के फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। करोड़ों साल बाद ये सेडिमेंट्स बनाते हैं, फिर और कई करोड़ों साल बाद ये जो सेडिमेंट्स हैं ये रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी हाँ, पत्थर बन जाते हैं, जैसे कि लाइम स्टोन। तो हमारा जो कार्बो था उसके साथ तो ये नहीं हुआ, पर इसके साथ हो सकता था कि वो रीमिनरलाइज नहीं होता और वो भी एक सेडिमेंट या एक लाइम स्टोन बन जाता। ओहो, कार्बो तो हमारा आया था बेचारा यहाँ पे एडवेंचर करने के लिए, पर आपने तो उसको लॉक ही कर दिया, या तो उसका सेडिमेंट बना दिया, या उसको रीमिनरलाइज कर लिया, और उसको हमेशा के लिए सीक्वेस्टर कर लिया। सीक्वेस्टर का मतलब क्या होता है? सीक्वेस्टर का मतलब होता है कैद कर लेना। तो हमारा तो नन्ना मुन्ना कार्बो यहाँ पर आया था एडवेंचर करने के लिए, ओशन के मैजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, पर यहाँ तो हम क्या देख रहे हैं? बेचारे को कैद कर लिया गया है। जी नहीं, तभी तो इस पूरे प्रोसेस को साइकिल कहा गया है। साइकिल में कभी कोई चीज रुकती नहीं है, इनफ्लो है तो आउटफ्लो है। कार्बो आया है, वापस जरूर जाएगा। हाँ, जाने में डिले हो सकता है, वापस अपने घर जरूर पहुंचेगा। उसका घर कहाँ था? एटमॉस्फेयर में, एयर में। तो क्या इसमें जो ये बायोलॉजिकल पंप की बात की, इसका कोई रोल है? यस, इस बायोलॉजिकल पंप में अभी तक हमने क्या देखा? कार्बन डाइऑक्साइड सरफेस से, किसके सरफेस से? ओशन के सरफेस से ओशन के बॉटम में जा रहा है। ठीक है, अब बॉटम से वापस सरफेस पे कैसे आएगा ये हमें समझाएगा वेल पंप। वेल पंप, हाँ, समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर जो क्रीचर्स होते हैं ना बड़े बड़े, वो मोबाइल रहते हैं, मतलब मूवमेंट उनका रहता है। मोबाइल हॉरिजॉन्टली भी रहते हैं, वो वर्टिकली भी रहते हैं। जी हाँ, वर्टिकली भी रहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं वेल की। वेल सब जानते हैं, इतना बड़ा क्रीचर है। वेल जो अपना फूड लेती है वो कहाँ लेती है? डीप ओशन में, क्योंकि वेल जनरली डीप ओशन में, ओशन की गहराइयों में ही रहती है। वहाँ से वो अपना भोजन लेती है, और वहाँ से भोजन लेती है मतलब वहाँ उसने छोटी मछली को खाया होगा, वहाँ के कुछ प्लांट्स को खाया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब प्लांट्स को खाया और वहाँ पे जब छोटे क्रीचर्स को खाया, मतलब जो गहराई में, डेप्थ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था उसको उसने कंज्यूम किया। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो डेप्थ में था वो पता नहीं कब पहुंचा होगा, काफी साल पहले पहुंचा होगा। ठीक है, पर उसने गहराई में रहने वाला, डेप्थ में रहने वाला कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम किया वेल ने, जब अपना खाना खाया। और जब वो ऊपर आती है तो वो अपना एक्सक्रीटा निकालती है, मतलब अपना वेस्ट निकालती है। ठीक है, तो जब वो अपना वेस्ट निकालती है ऊपर सरफेस पे जब आती है वेल, तो उस वेस्ट में काफ़ी सारा ऑर्गेनिक मैटर निकलता है। उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हमारा कार्बो मॉलिक्यूल भी होता है। जी हाँ, होता है। तो वापस सरफेस पे आ गया ना। अब सरफेस पे जब आएगा तो सरफेस पे जो दूसरे क्रीचर्स है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, वो उसको यूज़ कर लेंगे, तो ये साइकिल वापस से चल पड़ेगी ना। और इस तरीके से हमारा जो कार्बो था वो एडवेंचर के लिए आया था, वापस सरफेस पे पहुंच गया, और सरफेस से वापस वो डिफ्यूज होके एयर में जा सकता है। तो ये थी कहानी कार्बन साइकिल की ओशन में, और इसमें हमने पढ़ा बायोलॉजिकल कार्बन पंप और वेल पंप के बारे में। होप इससे अंडरस्टैंडिंग में फ़ायदा मिला होगा।